हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग आए हैं, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले आपने मैटर के डिफरेंट स्टेट्स पढ़ा, फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ा। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करके हम एक फिजिकल स्टेट को दूसरे फिजिकल स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, या फिर टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने पर क्यों और कैसे कोई भी एक सब्सटेंस अपना फिजिकल स्टेट छोड़ करके दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज टेम्परेचर से। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम किसी भी बॉडी की कोल्डनेस या हॉटनेस को मेजर करते हैं। कितना वह ऑब्जेक्ट, कितनी वह बॉडी, कितना वह सिस्टम गर्म है या कितना ठंडा है, इसको मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करेंगे वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, या कह सकते हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट होती है। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, वेट को मेजर करना है तो किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करना है तो सेकंड में मेजर करेंगे। उसी तरीके से टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के यूनिट्स का यूज करते हैं। कौन कौन सी यूनिट्स हैं, आइए देखते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? तो पहला है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है हमारा केल्विन। इसमें से डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट एक जनरल या एक कॉमन यूनिट मानी जाती है, जबकि केल्विन एक एसआई यूनिट मानी जाती है। एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट क्या है? तो फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो उसको एसआई यूनिट कहेंगे, और जो किसी कंट्री में एक्सेप्टेड है, किसी कंट्री में एक्सेप्टेड नहीं है, या कहीं पर उसका यूज ज्यादा होता है, कहीं उसका कम यूज होता है, तो वो कॉमन या जनरल यूनिट्स कही जाएंगी। केल्विन टेम्परेचर का एक एसआई यूनिट है। दैट मीन्स कि यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दुनिया की किसी भी कोने में, दुनिया की किसी भी कंट्री में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन का यूज किया जाएगा। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज अलग अलग कंट्रीज में होगा, नहीं भी हो सकता है। अपने कंट्री में अगर डिग्री सेंटीग्रेड यूज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमारे पड़ोसी जो देश है वहां पे डिग्री सेंटीग्रेड का यूज हो। लेकिन केल्विन का यूज अगर हमारे यहां भी हो रहा है तो दूसरी कंट्रीज में भी केल्विन का यूज होगा। तो वो यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी वो हमारी एसआई यूनिट कहलाएगी, जबकि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं होगी, लोकेलिटी पर डिपेंडेंट होगी, जनरल वे में यूज की जाती होगी, उसको हम जनरल या कॉमन यूनिट्स मानेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारी कॉमन या जनरल यूनिट्स है, जबकि केल्विन हमारा एक एसआई यूनिट है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, यानी जब हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, तो उसमें डिग्री वर्ड यूज करेंगे या सिंबल के रूप में हम ऊपर 0 लगा करके लिखेंगे। ये 0 इंडिकेट करेगा डिग्री वर्ड को। लेकिन जब हम केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो केल्विन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिग्री साइन का यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर हमें सेल्सियस या फ़ारेनहाइट लिखना है तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे, लेकिन केल्विन को लिखना है तो सिर्फ केल्विन लिखेंगे, क्योंकि केल्विन एक एसआई यूनिट है और इसके साथ किसी भी दूसरे सबस्क्रिप्ट का यूज नहीं हो सकता। तो जब भी हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात केल्विन की करेंगे तो सिर्फ केल्विन होगा। डिग्री केल्विन या फिर कोई और केल्विन करके यूज नहीं होगा, केवल और केवल केल्विन का यूज करेंगे। एक बात और, ये हमने 3 यूनिट्स ली हैं। इसके अलावा रेनिकन, डिग्री रेनिकन, रेनिकाइन, डिग्री रेनिकाइन, डिग्री, और भी बहुत सारे यूनिट्स यूज किए जाते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। लेकिन हमारे पास अभी जिसकी स्टडी हमें करनी है, जिनके ऊपर फोकस रहना है, वो केवल 3 यूनिट्स है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन।
अब जाहिर सी बात है कि जब हम एक ही चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज कर रहे हैं तो प्रत्येक यूनिट के बीच कुछ ना कुछ एक रिलेशन होगा। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर और किलोमीटर या हेक्टोमीटर, डेकामीटर इतनी चीजों का यूज करते हैं। अगर हम वेट को मेजर कर रहे हैं तो ग्राम का भी यूज करते हैं, किलोग्राम का भी यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच कोई एक रिलेशन होगा। जैसे हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहां किलोमीटर और मीटर के बीच एक रिलेशन डेवलप किया गया है। इसी तरीके से अगर हम ग्राम और किलोग्राम के बीच रिलेशन लिखते हैं तो हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी यहां किलोग्राम और ग्राम के बीच रिलेशन लिखा गया है। क्या उसी तरीके से हम इन तीनों के बीच रिलेशन डिराइव कर सकते हैं? जवाब है हाँ। यानी हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच एक रिलेशन लिख सकते हैं। रिलेशन क्या है आइए देखते हैं। रिलेशन है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला रिलेशन है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। यानी ये रिलेशन हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन है। ये रिलेशन 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन इंडिकेट करता है कि अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होगा केल्विन में तो हम उसमें 273.15 ऐड कर देते हैं। ध्यान देंगे कहीं कहीं आपको 273 भी लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअल वैल्यू 273.15 होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए हम 273 लिख लेते हैं। यानी हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब अगर हमें किसी टेम्परेचर को जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, अगर हमें उसे केल्विन में बदलना है तो हम उसमें 273 ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि रूम का जो टेम्परेचर है वो जनरली कंसीडर किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका तो हम लिखेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, देयरफॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298 केल्विन। दैट मीन्स कि अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो उसके लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू दी गई है उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू है वो डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन के फॉर्म में। कुल मिलाकर के अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच रिलेशन देखें तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देंगे, लेकिन अगर केल्विन को बदलना है डिग्री सेंटीग्रेड में तो 273 को घटा देंगे। फिर से एक बार, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ेंगे, लेकिन उल्टा केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ये तो हो गया डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच का रिलेशन। लेकिन अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रिलेशन देखना हो तब, जैसे डॉक्टर को हम जब किसी पर्सन को बुखार हुआ हो और वो डॉक्टर को दिखाता है अपने आप को, डॉक्टर थर्मामीटर से उसका बुखार मेजर करता है और कहता है कि 100 डिग्री बुखार है। दैट मीन्स कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उसके बॉडी का टेम्परेचर है, ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान रखेंगे जब भी थर्मामीटर से मेजर किया जाता है बॉडी के टेम्परेचर को तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करता है, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में। हाँ, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर मेजर हुआ है तो हमारे पास एक रिलेशन है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, जिसके बेसिस पर हम डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम रिलेशन देखें डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच, तो हमारा फॉर्मूला है F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। यानी इस स्केल के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दे दिया गया कि कन्वर्ट
37 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, यानी हमें कन्वर्ट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और जहां डिग्री सेंटीग्रेड यानी C लिखा हुआ है वहां इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5, दैट मीन्स 37/5। सिंप्लीफाई अगर इसको हम कर देते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा हमारा F माइनस 32 इज इक्वल टू 37 इंटू 9/5 और F इज इक्वल टू 37 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमारा फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हो जाएगी। यानी सिंपल है फॉर्मूला F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5 में जहां भी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है वहां हम इसको रख देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमको उल्टा करके दे दिया जाए, यानी इस बार हमको दे दिया जाए डिग्री फ़ारेनहाइट में, यानी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल के फॉर्म में। तो इस बार क्या करेंगे हम, इस बार जहां हमारा F लिखा हुआ है यानी डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है उसकी जगह पर 130 रख देंगे, यानी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 130 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 होल मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू C। यानी डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो फॉर्मूला है F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। जिसे भी हमें कन्वर्ट करना हो उसके जगह पे हम उसको रख करके उसकी वैल्यू को, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो C की जगह पर डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू रख देंगे। अगर फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में तो F की जगह पर डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू रख देंगे। जो भी वैल्यू दी गई है हम अपनी सुविधा के अनुसार फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो दो रिलेशंस हमारे सामने आए। पहला रिलेशन था डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच। कन्वर्ट करने का तरीका है कि डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर देंगे। दूसरा रिलेशन था हमारा डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का, जिसमें F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5 फॉर्मूले के द्वारा डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, वो कौन सा टेम्परेचर स्केल है, वो कौन सा टेम्परेचर है एक्चुअली जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू इक्वल हो। आइए देखते हैं। सवाल है हमारा, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यूज आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगी किस पर। तो हमारे पास सॉल्यूशन करने का तरीका यह होगा कि हमारे पास रिलेशन है F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेम है तो क्या करेंगे हम F और C दोनों की जगह पर X रख लेंगे। मान लेते हैं कि वो वैल्यू X है जिसके लिए डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम है। सवाल फिर से समझिएगा, सवाल कह रहा है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका मेजरमेंट डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा जितना डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में भी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी डिग्री फ़ारेनहाइट में होगी। तो मान लेते हैं कि वो वैल्यू है X जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, X माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू X/5, यानी डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की जगह पर X रख लेंगे। अब इस X को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो X की वैल्यू आएगी -40। इसका मतलब ये हो गया कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी -40 के लिए जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी दोनों इक्वल होगी। और कैलकुलेट करने का तरीका होगा कि जहां F और C है उन दोनों की जगह पर सेम वैल्यू X मान करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था टेम्परेचर और उसकी डिफरेंट यूनिट्स। लेकिन अगर हमें फिजिकल स्टेट चेंज करना हो तब क्या करना होगा।
तो किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए दो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। क्या क्या है वो? तो किसी भी मैटर के स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं। नंबर एक, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एंड नंबर टू, बाय चेंजिंग प्रेशर। आइए देखते हैं। यानी अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलना है, सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, लिक्विड को गैस में बदलना है, गैस को लिक्विड में बदलना है, लिक्विड को फिर सॉलिड में बदलना है, या सॉलिड को सीधे गैस में बदलना है, किसी भी फिजिकल स्टेट में अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमें दो चीजें करनी होगी, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करना होगा। अब टेम्परेचर और प्रेशर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। आइए पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर के चेंज करने की। जब भी हम किसी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने की बात कहते हैं तो इसका मतलब साफ है, और वो ये कि हम सीधे सीधे उसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज करना चाहते हैं। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा होती है। आपको पढ़ाया गया है कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। ये हो गया हमारा सॉलिड का रिप्रेजेंटेशन। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम बात गैस की करते हैं तो गैस के अंदर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में, या फिर गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में, तो सिंपल सा फंडा है कि हमें उसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर देना होगा। अब उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो सिंपल सा फंडा है, हम उसे हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर हम लिक्विड को गैस में बदलना चाहते हैं तो फिर से लिक्विड को गैस में बदलने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर गैस को लिक्विड या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर को कम करना होगा। कम करेंगे तो फिर वो सब्सटेंस गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कुल मिला करके अगर हम किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने का सिंपल सा तरीका है। अगर सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस बनाना है तो टेम्परेचर बढ़ाइए, और अगर गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करिए। यानी अगर हम फिजिकल स्टेट ऊपर से नीचे की तरफ चेंज करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फिजिकल स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। अब जब हम सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हर एक सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिस पर वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा। जैसे सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर ही वो चेंज होगा। अगर लिक्विड को गैस में बदलना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिस पर वो गैस में बदलेगा। उसी तरीके से कितना हम उसे कूल करेंगे ताकि वो गैस से लिक्विड बने और लिक्विड से सॉलिड बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हम फिजिकल स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो सीधा सीधा है कि उसके लिए हमें टेम्परेचर को चेंज करना होगा, और वो भी हर एक सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर कितना चेंज करेंगे ये वैल्यू फिक्स्ड होगी। जैसे पानी है हमारे पास, वाटर, सिंपल, उसको हमें गैस में बदलना है, लिक्विड में है गैस में बदलना है, तो क्या करेंगे? उसे बॉयल करेंगे। तो जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल होगा वो फिक्स्ड है, कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाएगा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। कहने का मतलब कि हर एक सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर फिक्स्ड है। आइस सॉलिड है, वाटर में कन्वर्ट करना है लिक्विड में, किस टेम्परेचर पर होगा? 0 डिग्री पर होगा। आइस को क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर को क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे।
यहां भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, यानी कि आइस को मेल्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है और वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर चेंज करना होगा, और हर एक सब्सटेंस के लिए कितना टेम्परेचर चेंज किया जाएगा यह फिक्स्ड होगा। नाम भी फिक्स्ड है कि किसको हम क्या कहेंगे। जैसे आइए किसको देखते हैं हम। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहते हैं, सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो हम उसे हीट करेंगे। हीट करने की इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहेंगे। मेल्टिंग के केस में सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी और वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उस टेम्परेचर को कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसको हम मेल्टिंग कहेंगे। और जब सॉलिड को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर कितना दिया जाए ताकि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो जाए, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना कम या ज्यादा है। अगर कोई सब्सटेंस पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर किसी सब्सटेंस का पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। उसी तरीके से अगर लिक्विड को हम गैस में बदलते हैं तो उसके लिए भी हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे, और वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। हर एक लिक्विड को गैस में बदलने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। वो टेम्परेचर कितना होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कितना है। अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो फिर हमें टेम्परेचर ज्यादा देना होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो फिर से एक बार, सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, प्रोसेस को मेल्टिंग कहेंगे। टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में बदलेगा मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। लिक्विड को गैस में बदलना है, प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे। वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगेगा बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कितना ज्यादा है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उल्टा आइए, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कम करना होगा, कूल करना होगा, ठंडा करना होगा। प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कंडेंसेशन है, इसको हम लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। तो अगर लिक्विफिकेशन कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम करना होगा। उसी तरीके से अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको फ्रीजिंग कहेंगे या सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। इसके लिए भी हमें टेम्परेचर को कम करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर गैस को लिक्विड या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो इसमें होगा यह कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस रेगुलरली घटेगी। यानी गैस से लिक्विड बनाएंगे तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम होगी, लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम होगी। कुल मिलाकर के अगर हम फिजिकल स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर चेंज करना होगा, लेकिन शर्त यह है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तब प्रेशर चेंज करेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सब चेंज हो जाएगा। फर्दर क्लासेस में इसके ऊपर भी डिस्कशन करने को मिलेगा आपको। प्रेशर कांस्टेंट रख करके एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह बातचीत चल रही थी। टेम्परेचर को हम चेंज तब करेंगे जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है। अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। अगर हम आइस को मेल्ट करके लिक्विड में बना रहे हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट होता है,
लेकिन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर देंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, लिक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात कर रहे हैं, यानी प्रेशर को हम कांस्टेंट रख के बात कर रहे हैं। तो अगर हम फिजिकल स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में बदलेगा। सॉलिड के लिक्विड में बदलने को मेल्टिंग कहेंगे और वो टेम्परेचर जिस पर ये मेल्ट करेगा उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। लिक्विड को गैस में बदलने की प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे और वो टेम्परेचर जिस पर वो बॉयल करेगा उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अगर हम गैस को लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगी या लिक्विफिकेशन कहलाएगी, जबकि लिक्विड को सॉलिड में बदलना चाहते हैं तो प्रोसेस फ्रीजिंग कहलाएगी या सॉलिडिफिकेशन कहलाएगी। जब हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में बदलेंगे तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन उल्टा अगर गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में बदलेंगे तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी। टेम्परेचर कितना ज्यादा या कम होगा फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, यह डिपेंड इस बात पर करेगा कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना ज्यादा या कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए उसको फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए, और अगर पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है तो टेम्परेचर कम चाहिए उसको अपना फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए। लेकिन फिर से एक बार, यह सारी प्रक्रिया 1 atm प्रेशर के ऊपर की जा रही है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के किया जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रेशर को ही चेंज करेंगे तब, तो अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करिए। ठीक, अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो कांस्टेंट कर दीजिए टेम्परेचर को। आइए लेते हैं, हम बात कर रहे हैं इस बार प्रेशर की। आपने पढ़ा है कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबाया जा सकता है कि नहीं। तो आपने पढ़ा है कि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम, लिक्विड की उससे ज्यादा, गैस की सबसे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ही कम होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। यानी सॉलिड की अगर आप बात करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस एकदम कम होती है, इसलिए इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इसको कंप्रेस किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं? तो सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैस के पार्टिकल्स को। यानी कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं, इस आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक अरेंजमेंट अगर बनाया जाए तो वो अरेंजमेंट होगा ये। यानी सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो जब कंप्रेस हो गए तो करेंगे तो क्या बनेगा? तो जब कंप्रेस करेंगे तो फिर हमारा गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड के फॉर्म में, क्योंकि जब हम कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस घटेगी और जब डिस्टेंस घटेगी तो गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यानी किसी भी गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर दे करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और किसी भी लिक्विड को हाई प्रेशर दे करके, हाईली कंप्रेस करके सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए अमोनिया गैस है, NH3 एक गैस है और इस गैस को अगर हम चाहें तो लिक्विड के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको प्रेशराइज करना होगा, इसको कंप्रेस करना होगा। तो कंप्रेस करके NH3 को हम लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंप्रेस करें तो वो कन्वर्ट हो जाती है ड्राई आइस के फॉर्म में। ये बहुत अधिक ठंडी होती है, आइस जैसी ठंडी हो जाती है। ड्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेट नहीं होती, इसके अंदर वेटेबिलिटी नहीं होती, किसी सब्सटेंस को ये वेट नहीं कर सकता, भिगो नहीं सकता, इसीलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा, स्टेज शो पे देखा होगा, धुआं निकलता है। जब देवी देवताओं के सीन दिखाए जाते हैं तो धुआं जैसा क्रिएट करते हैं हम बादलों को दिखाने के लिए, ड्राई आइस है वो। तो ड्राई आइस का यूज हम
फॉग या स्मोक क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इसका सबसे बेहतर यूज है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है आइसक्रीम वगैरह को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है सिर्फ कि अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो भी फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, प्रेशर घटाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हमने आज दो टॉपिक देखा, टेम्परेचर और उसके डिफरेंट टाइप के यूनिट्स, जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन था, और दूसरा हमने देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।